सुप्रभात। अपनी तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ 2021 अब अतीत का हिस्सा बन गया है। पुराना गया है तो नया आया भी है। अब 2022 की शुरुआत हो चुकी है। आइए नई ऊर्जा, उत्साह और आशा के साथ इसका स्वागत करें। हर ओर नए सकारात्मक पहलुओं को देखें और समझें। सभी चेहरों को नई नजरों से देखें। हर चीज में नयापन तलाशें, नई प्रेरणा से देखें। नए सपने देखें और मार्ग बनाएं और उस पर चलना शुरू करें। इच्छा शक्ति को प्रबल करें, पाखंड और दिखावे का त्याग करें। भरोसा करें और भरोसे लायक बने। विश्वास करें और विश्वास जीते भी। अपनी गरिमा समझें और दूसरों की अहमियत को भी जानें। 2022 भी कई लोगों के जीवन में परिवर्तन की जद्दोजहद में रहेगा। संकल्प लें कि इस जद्दोजहद में सब अच्छा हो। हमारे सामने खड़ी चुनौतियों के बीच नए संकल्पों, नई उम्मीदों, नई ऊर्जा और विश्वास के साथ करें 2022 का स्वागत। संसद टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति सिंह। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन की खतरे को देखते हुए 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। देश में 3 जनवरी से वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को कोविन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए हैं। वहीं दोनों डोज लगवा चुके बुजुर्गों को बूस्टर डोज और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिवेंशन डोज भी लगाई जाएगी। आइए जानते हैं इस चरण के वैक्सीनेशन से जुड़ी हर बड़ी जानकारी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर है। अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगने जा रही है। बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। बच्चों को कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जायकोव डी वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 साल से अधिक उम्र के किशोरों के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 निरोधी टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। साथ ही जायडस कैडिला की बिना सुई वाले कोविड-19 निरोधी टीके जायकोव डी को भी मंजूरी दी गई है। देश में 41% बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं जिन्हें वैक्सीन दी जानी चाहिए। उसके बाद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी विचार होगा। इसी के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। यानी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज मिलेगी। 60 साल से ज्यादा की उम्र के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिक यानी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रिकॉशन डोज का विकल्प मौजूद रहेगा। बच्चों के लिए वैक्सीन, बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज लगवाने के ऐलान के बाद इस वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। वैक्सीनेशन के साथ ही लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने की सख्त सलाह दी गई है। तो अपने जो 15 साल से 18 साल के जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनका कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। संसद टीवी बार बार ये अपील अपने सभी दर्शकों से करता है। और चाहे हम जब खुशी की बात करें, वो कोई भी खुशी हो, नए साल की हो या कोई भी सुख दुख ही क्यों ना हो, वो तभी मायने रखता है जब उसे बांटने के लिए परिवार साथ हो। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर हाल में बस आपकी होती है। आज पूरी दुनिया परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मना रही है। इस दिन का महत्व कोविड ने हमें और ज्यादा समझाया है। इंसान की कामयाबी, नाकामी, खुशी और परेशानी जैसे अनगिनत पलों के गवाह देने वाला बस परिवार होता है। इस एक शब्द में समूचे ब्रह्मांड की सुरक्षा और विश्वास सांस लेती है। आज के दौर में लोगों के दिलों में परिवार नाम की ये भावना थोड़ा खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है और लोग अकेले अपना जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, परिवार के बगैर किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार हमारे जीवन में एक वरदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा परिवेश में एकाकी जीवन ने संयुक्त परिवार जैसी हमारी पुरानी परंपराओं को सामाजिक ताने बाने से मानो अलविदा कह दिया है। पारिवारिक सुख क्या होता है,
ये समझने के लिए आज के मनुष्य को अपने बीते कल से रूबरू होना पड़ेगा। विडंबना ये है कि एकांकी जीवन की अवधारणा ने संयुक्त परिवार की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। परिवार के सभी लोग साथ आएं और एकजुट होकर समाज की रचना करें, इस बात को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में वैश्विक परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये दिवस 1 जनवरी को मनाने के लिए तय किया गया था। विश्व शांति उद्देश्य के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की और इसे पीस और शेयरिंग डे बताया। वैश्विक परिवार दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन परिवार के लोग एक दिन एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इससे परिवार में एकता बनी रहती है। ये दिवस परिवार में एकता स्थापित करता है और परिवार में परस्पर एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका देता है। हमारे जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है और भारत तो वो देश है जिसकी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार की इकाई माना गया है। प्रीति, बिल्कुल। और जो दुनिया है, जो हमारी पारिवारिक एक तरह से वैल्यूज रही हैं या जो भी हमारा सिस्टम है फैमिली में रहने का, वो पूरी दुनिया आज अपनाने की कोशिश कर रही है और भारत की ओर देखती है। तो आज के दिन से जुड़ी हमने बात की और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 1 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मनाने की शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मानी जाती है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इससे पहले पूरी दुनिया रूस का जूलियन कैलेंडर फॉलो करती थी। इस कैलेंडर में केवल 10 ही महीने थे। इसके बाद अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलोयसिस लिलियस ने नया कैलेंडर दुनिया के सामने पेश किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर था जिसमें 1 जनवरी को साल का पहला दिन माना गया। 1 जनवरी वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का कार्य आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करता है। WTO के व्यापार नीति ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 जनवरी वर्ष 2001 में कलकत्ता को आधिकारिक रूप से कोलकाता नाम दिया गया। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इससे पहले इसका पूर्व नाम अंग्रेजी में कैलकाटा रखा गया था, लेकिन बांग्ला भाषी इसे हमेशा कोलकाता या कोलिकाता के नाम से जानते हैं और हिंदी भाषी समुदाय में यह कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इस शहर के नाम को लेकर अनेक कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और लोकप्रिय कहानी के अनुसार हिंदुओं की देवी काली के नाम से इस शहर के नाम की उत्पत्ति हुई है। तो आज के दिन से जुड़े इतिहास को हमने जाना और नए साल की शुरुआत हम सब कर चुके हैं और परिवार की भी हमने बात की। और पराक्रम में हम कहें कि जो प्रेम की भाषा है वो एक ही भाषा होती है, वो चाहे परिवार वालों के बीच हो, तमाम इंसानों के बीच हो, यहाँ तक कि जो बेजुबान जानवर हैं जी, वो भी प्रेम की भाषा को बखूबी समझते हैं। बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। प्रकृति ने हमें इंसान के रूप में बनाया है जिसका सबसे बड़ा गुण करुणा है, प्रेम है, अपनत्व है और यही भावना हमें बाकी जीवों से श्रेष्ठ बनाती है। अपने इस मानवता के गुण के जरिए कई पशु प्रेमी दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। बहुत से लोग बेजुबान जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं और ये काम उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। आज आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जो हमें मानवता की सीख देती है, एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरणा देती है इंसान बनने की। हम इंसान तभी बनते हैं जब हम उनके लिए करुणा का भाव रखें जो बोल नहीं सकते। आइए देखते हैं कर्नाटक के मंगलुरु शहर की रहने वाली रजनी शेट्टी की पशु प्रेम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन जानवर नहीं। और हाँ, वफादारी के मामले में तो कुत्तों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके बावजूद सड़कों पर आवारा कुत्तों की भीड़ 2 वक्त की रोटी के लिए न जाने कितने ही चेहरों को ताकती है। बदले में कभी कोई पत्थर फेंक के मारता है तो कोई भगा देता है। हालांकि कुछ लोग दया के साथ इनको खाने को कुछ दे देते हैं, लेकिन एक महिला है जो इन बेसहारा कुत्तों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। वो 15 वर्षों से 800 से अधिक डॉग्स को हर दिन
खाना खिला रही है। रजनी शेट्टी कर्नाटक के मंगलुरु शहर की रहने वाली हैं। यहाँ वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रहती हैं। मैं 15 साल से डॉग को फीड कर रही हूँ। 2 डॉग से स्टार्ट किया था, आज 800 डॉग को फीड कर रही हूँ पब्लिक सपोर्ट के सहारे। वो घर पर ही दर्जनों कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश और पक्षियों की देखभाल करती हैं। साथ ही घायल पशुओं का उपचार भी करती हैं। मुझे इन बेजुबानों से बहुत प्यार है। मैं दिन में 800 कुत्ते को खाना डालती हूँ और मेरे घर पे 30 डॉग है, कैट है, बर्ड है, बहुत सारे ऐसे हेल्पलेस एनिमल मिलते हैं जो मैं उनको घर पे लाके ट्रीटमेंट करती हूँ। 15 साल पहले रजनी ने भूखे और बेबस कुत्तों को कागज खाते हुए देखा था, जिसे किसी ने ऑमलेट खाने के बाद फेंक दिया था। उन्होंने तुरंत उसी दुकान से ऑमलेट खरीदा और उस कुत्ते को खाने को दिया। उसी दिन से उन्होंने बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। रोज रात को 8 बजे के बाद हम लोग फीडिंग जाते हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आए, व्हीकल के वजह से डिस्टरबेंस नहीं हो किसी को भी। वो जानवरों को सिर्फ खाना नहीं खिलाती, बल्कि उन्हें बचाने के लिए कुएं, नदी, नालों और सीवर में भी कूद जाती हैं। इतने वर्षों में उन्होंने 2000 जानवरों को रेस्क्यू किया है, जिनमें डॉग्स, कैट, खरगोश और पक्षी शामिल हैं। यकीनन हमें रजनी जैसे और लोगों की जरूरत है, जिनकी वजह से इंसानियत पर हमारा विश्वास कायम है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, वाकई में जीना उनका जीना है जो औरों को जीवन देता है। प्रीति, साल का पहला दिन है और मुझे लगता है कि इतनी अच्छी स्टोरी के साथ यदि हम शुरुआत करते हैं तो हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हम कुछ बेहतर करें इस नए साल में। मैं जानना चाहूंगा प्रीति वैसे कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत सारे रेजोल्यूशन है, वो मैं तब आपके साथ साझा करूंगी जब कम से कम 1 महीना मैं उस रेजोल्यूशन को पूरा करूं, तो तब आपके साथ जरूर साझा करूंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, हम ये रेजोल्यूशन लेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है उसे सही तरीके से निभाना। बिल्कुल, और ये जो कहानी अभी हमने देखी वो तमाम ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा जरूर बनी होगी जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और खासकर पशु प्रेम की भावना जिनके अंदर है। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि 15 साल पहले एक कुत्ते को कागज खाते उन्होंने देखा, और उसके बाद आज ये सफर देखिए, 800 से ज्यादा पशु जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सेवा कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। और फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राज्य स्तरीय हैंडलूम प्रदर्शनी की झलक के साथ। इसमें 14 जिलों के बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। 15 दिन के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद बताएंगे हम हेलो इंडिया में क्या है खास, वो अभी हम रोक के रखते हैं, ब्रेक के बाद आपको उसकी जानकारी देंगे। The COVID-19 pandemic is still raging. So are we witnessing the end of traditional diplomacy as we used to know it? We are actually in the era of the long COVID, and so diplomacy can't but be influenced. I think the whole world has been educated and has been immersed in fighting a pandemic with a vaccine. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले पराक्रम मेरे रेजोल्यूशन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन एक चीज तो तय है कि जब नया साल शुरू होता है पराक्रम, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जो रेजोल्यूशन होता है वो फिटनेस से जुड़ा भी होता है। और अब तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ जो मेंटल फिटनेस है उस पर भी लोग ध्यान देने लगे हैं। और प्रीति, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों का फिटनेस से जुड़ा हुआ रेजोल्यूशन होता है, तो मैं उन लोगों में से एक हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं कंटिन्यू कर सकूं लंबे समय तक। बहरहाल हम आपको बताते हैं फिट रहो इंडिया में आज के इस खास सेगमेंट में आंखों के बारे में। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर पर लगातार काम करने और सबसे ज़्यादा हमारी जो आजकल गैजेट से जुड़ी हुई जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारी आंखों पर
सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। और इन गैजेट्स के अलावा अब जैसे कोविड की चुनौतियां भी रहीं और इंडोर रहकर चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों घर पर ही रहकर लगातार उन्होंने काम किया, ऐसे में जो नेचुरल रोशनी है उसमें भी बाहर जाना नहीं हो रहा है। इस वजह से आंखों पर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। और इन पर लगातार नजर रखने से, जैसा कि अलग अलग गैजेट्स हैं, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आपका सिस्टम हो गया, आंखों की जो रोशनी है वो कम हो सकती है। मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। नजर का कम हो जाना, दूर का और पास का धुंधला दिखाई देना, आंखों में से लगातार पानी आना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आंखों में तकलीफ है और रोशनी धीरे धीरे कम हो सकती है। तो आइए आज आपको बताते हैं ऐसी क्रिया के बारे में जिसे नियमित अगर किया जाए तो आंखों को काफी आराम मिलेगा और इससे आपकी आंखों की शक्ति भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो ये इसके करने का तरीका क्या है और आपको आज बताते हैं जत्रु त्राटक के बारे में। ये क्या है हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। जत्रु त्राटक के अभ्यास के लिए अपनी दाईं भुजा को कंधे की सीध पर उठाएं, अपनी हाथों की उंगलियों को मोड़ें और अपने अंगूठे को उंगलियों के परपेंडिकुलर रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी भुजा को ऊपर की ओर उठाएं और पलकों को बिना झपकाए थंबनेल को देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस, श्वास भरते हुए इसी अभ्यास को नीचे की ओर भी दोहराएं और श्वास छोड़ते हुए वापस, धीरे से वापस आएं। एक बार पुनः दाईं भुजा को कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं, हाथ की उंगलियों को मोड़ें। अब श्वास भरते हुए अपने अंगूठे को नासिका के समीप लाएंगे और बिना पलके झुकाएं अंगूठे की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और धीरे से भुजा को वापस ले आएं। विश्राम करें। जत्रु त्राटक, राइट एंड लेफ्ट व्यूइंग। एक बार पुनः अपनी दाईं भुजा को ऊपर उठाएं, हाथ की उंगलियों को मोड़ें, अंगूठे को उंगलियों के परपेंडिकुलर रखें। अब श्वास भरते हुए अपनी दाईं भुजा को दाएं कंधे की सीध में लेके जाएंगे और अपनी पलकों को बिना झपकाए अपने अंगूठे के थंबनेल को देखते रहेंगे। ध्यान दें, गर्दन को ना घुमाएं, केवल आईबॉल की मूवमेंट करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जत्रु त्राटक, साइडवेज व्यूइंग। अब इसी अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जत्रु त्राटक, रोटेशनल व्यूइंग। इस अभ्यास को आप अंगूठे की सहायता से या केवल आईबॉल मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में पलकों को बिना झपकाए अपनी आईबॉल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। धीरे से वापस अब इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी दोहरा जाएं और धीरे से वापस आएं। विश्राम करें। जत्रु त्राटक का अभ्यास आपकी आई मसल्स में टेंशन को रिलैक्स करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, मसल्स में बैलेंस रिस्टोर करता है। तो जत्रु त्राटक, प्रीति नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन करना इतना कठिन नहीं है और यदि इसे किया जाए तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। और सबसे बड़ी बात है धैर्य। लोगों में इतना धैर्य होना चाहिए कि वो जिस हिसाब से इस क्रिया को बताया गया है, जितना धीरे करना है और जिन सभी दिशाओं में जिस तरह से करना है, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आंखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के अलग अलग शहरों की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।
इसलिए यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें लगातार इजाफा किया जा रहा है और इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत उत्तराखंड के खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जंगल सफारी में वन्य जीवों को पास से दीदार करना किसको पसंद नहीं है और इसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते भी हैं। इन वन्य जीवों को देखना मनोरंजन की वजह से तो बनता ही है, साथ ही पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ाने का काम भी करता है। उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2 जगहों का लोकार्पण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरई इको टूरिज्म जोन और ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का लोकार्पण किया है। कि आने वाले समय में ये क्रोकोडाइल सफारी, ये हमने बहुत आगे की सोच के साथ इसको यहाँ पर प्रारंभ किया है। 2016 से हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। इसके बन जाने से इस क्षेत्र को एक इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में मदद मिलने वाली है। सुरई इको टूरिज्म जोन प्रदेश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है, जहां पर्यटक बेहद नजदीक जाकर मगरमच्छ की खतरनाक प्रजाति मार्श का सुरक्षित तरीके से दीदार कर सकेंगे। मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाने वाली मगरमच्छ की ये प्रजाति भूटान और म्यांमार जैसे तमाम देशों में विलुप्त हो चुकी है। अंडा देने वाली ये प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। तो हमने देखी है कि उत्तराखंड में पर्यटकों को लुभाने के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं और तमाम जो राज्य हैं पराक्रम, वो अपनी अलग अलग तरह की खूबसूरती को समेटे हुए हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं हम कहें कि पर्यटक जो हैं वो हमारे देश के ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग खासियतों की वजह से रुक करते हैं और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो वाटर स्पोर्ट्स को भी काफ़ी एडवेंचरस मानते हैं और इसका लुत्फ लेना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो गोवा, ऋषिकेश, लक्षद्वीप ऐसे जो जगह हैं उन्हीं का नाम सामने आता है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हनुवंतिया में इन दिनों जल महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव का खास आकर्षण है वाटर स्पोर्ट्स। पर्यटक यहाँ एडवेंचर से संबंधित सभी गतिविधियां जैसे पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, मोटर बोट राइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, साइकिलिंग, क्रूज बोटिंग, आइलैंड कैपिंग, स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग जैसे तमाम सारी ऐसी जो चीजें उसका आनंद ले रहे हैं। जल महोत्सव में एडवेंचर के साथ ही स्थानीय कला, शिल्प, लोक नृत्य, संगीत और व्यंजनों के माध्यम से जो प्रदेश का जनजीवन है, संस्कृति है, रीति रिवाज और समृद्ध परंपरा है, उसकी झलक भी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश का वाटर कार्निवल, हनुवंतिया जल महोत्सव इन दिनों पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। महोत्सव का खास आकर्षण होता है यहाँ का वाटर स्पोर्ट्स, जिसका लुत्फ लेने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वहीं पर्यटकों के लिए हनुवंतिया के टापू पर खास तौर से टेंट सिटी को सजाया जाता है, जिसमें लग्जरी रूम्स के साथ कॉर्पोरेट सम्मेलनों के लिए एसी हॉल की भी सुविधा होती है। एमपी में मिनी गोवा के नाम से मशहूर हनुवंतिया इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में बना एक टापू है, जहां जल महोत्सव की शुरुआत 2016 में हुई थी। उसके बाद से हर साल यहां आयोजन हो रहा है। बीस नवंबर से शुरू ये आयोजन 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। तो अगर आप न्यू ईयर के लिए कुछ नया या एडवेंचरस करने का मन बना रहे हैं, मध्य प्रदेश का हनुवंतिया का जल महोत्सव वो जगह हो सकता है। तो जब भी आपको मौका मिले आप मध्य प्रदेश के हनुवंतिया में जल महोत्सव का आनंद लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए।
और आइए अब नजर डालते हैं सनसेट टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9:30 बजे से आप हमारा विशेष कार्यक्रम देख सकते हैं, सार्थक संवाद। 9:30 बजे देखिए ग्लोबल डिबेट और शाम 6 बजे देखिए स्पेशल रिपोर्ट विदा 2021। शाम 6:30 बजे सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं एकम सत्य और शाम 7 बजे समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, मुद्दा आपका। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरें आज की खबर में और 8:30 बजे देखिए न्यू इंडिया डिबेट। रात 9 बजे सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं द डिफेंडर्स और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे देखना न भूलिए असेंबली डिबेट। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2021 संपन्न हुआ। इस बार ये 57वें यानी 97वें तानसेन समारोह था और ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग तानसेन की समाधि के पास आयोजित करता है। इसमें देश भर के कलाकार शामिल होते हैं। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं समारोह की खास सितार प्रस्तुति के साथ। और फिलहाल मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी के लिए साल 2022 मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्कार। Sleep is an integral component